Hello everyone, beautiful good morning to all. Myself Pooja and welcome back to my channel. और आज हमें यहाँ पर डिस्कस करना है 6 अप्रैल के करंट अफेयर। तो 6 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको साइंस और टेक पसंद है, मतलब साइंस से रिलेटेड न्यूज़? क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है और आज हम काफ़ी सारे न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो भी न्यूज़ में है। उसके अलावा आज हमें बात करनी है नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़ और फिर हमें बात करनी है यहाँ पे साइंस एंड टेक की न्यूज़ पे। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर? सो स्टार्ट करेंगे आज का हम वीडियो। इसके अलावा मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मार्च मंथ, कंप्लीट मार्च मंथ के जितने भी अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स जैसे कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, सरस्वती सम्मान, उन सबको वहाँ पे कवर किया है। बुक्स जो भी रिलीज हुई है वो कवर की है। अगर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर से देख लेना। इससे आपका पूरा का पूरा मार्च मंथ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है? सो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। और हिस्ट्री की सीरीज भी चल ही रही है, आपको पता है। अभी मैंने एसएससी सीजीएल 2022 के सारे शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री के, वो कंप्लीट कर दिए हैं। बहुत जल्दी हम 2023 सीजीएल में जो क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे गए थे उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो जिससे एटलीस्ट आपके पीवाईक्यूज रेडी होने लगेंगे। और क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत बार एसएससी में रिपीट होते हैं तो एटलीस्ट आपके पास एक नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ पॉइंटर्स भी रेडी हो जाएंगे। क्लियर है? सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। अच्छा, वीडियो में स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीजीएफ। सो हमारा डेली करंट अफेयर्स होता है, सभी के सभी जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम जानते हैं उन सभी के लिए यूजफुल है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप सर्च कीजिएगा पूजा जैन करंट अफेयर्स या फिर पूजा जैन CA 247, तो आप मेरे टेलीग्राम से ऐड हो जाएंगे और उसके बाद आप इजीली वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है? और अगर पहली बार चैनल पे आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सकें। ओके, लेट्स बिगिन। तो पहले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है राकेश मोहन। ये है राकेश मोहन और इन्हें अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में। तो वर्ल्ड बैंक की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल है उसमें एक मेंबर की तरह इन्हें अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। और ये फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। नाम क्या है? राकेश मोहन। और अभी ये पार्ट टाइम मेंबर भी हैं प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में। क्लियर है? अब वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है अजय बंगा। तो अजय बंगा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे एग्जाम के लिए, तो इनका नाम हमें याद रखना है। नेक्स्ट पर्सन जिनका नाम यहाँ पर हम देखेंगे वो है सुपर्णा मित्रा। अभी सुपर्णा मित्रा को स्विगी का न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। बस इतना ही बात है कि स्विगी की न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सुपर्णा मित्रा बन गई हैं। डन? बस 2 ही पर्सन थे आज जो हमें डिस्कस करने थे। आइए आते हैं हम अपने नेशनल न्यूज की तरफ। पहला बात करेंगे हम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गोवा। तो मनोहर पारिकर जी के नाम पे गोवा में जो एयरपोर्ट है उसका नाम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है? और यहाँ पर लॉन्च किया गया है डिजी यात्रा सिस्टम। और ये 14वें नंबर का 14th नंबर का एयरपोर्ट बन गया है जहां पर डिजी यात्रा सिस्टम को लॉन्च किया है। इसके पहले ऑलरेडी 13 ऐसे एयरपोर्ट है जहां पर ये सिस्टम ऑलरेडी काम कर रहा है। अब ये जो डिजी यात्रा सिस्टम है ना, इसको 1 दिसंबर को एड्स डे भी होता है, राइट? तो 1 दिसंबर 2022 में हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योति आदित्य सिंधिया ने इसे 3 एयरपोर्ट में लॉन्च किया था। कौन कौन से एयरपोर्ट थे? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। इन तीनों में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। अब ये प्रोजेक्ट क्या होता है? क्या है डिजी यात्रा सिस्टम? तो बेसिकली जो ट्रेवल्स होते हैं या जो लोग ट्रेवलिंग करते हैं उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा अनुभव देना, जिससे उनको लंबी लंबी लाइंस में ना लगना पड़े बोर्डिंग पास के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, चेकिंग एंड सिक्योरिटी के लिए। तो आप यहाँ पर इस डिजी यात्रा सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। ये एक बायोमेट्रिक इनेबल सिस्टम होता है और ये हमारे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम पे बेस्ड होता है। हमारे चेहरे को स्कैन करके इसे लिंक करता है आइडेंटिटी, पैसेंजर आइडेंटिटी एंड लिंक देम देयर बोर्डिंग पासेस। क्लियर? अब इसे तैयार किसने किया है? तो डिजी यात्रा फाउंडेशन ने इसे रेडी किया है। डिजी यात्रा फाउंडेशन का फॉर्मेशन 2019 में हुआ था। अब इसका फॉर्मेशन किसने किया था? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन सब ने मिलकर डिजी यात्रा फाउंडेशन को फॉर्म किया था 2019 में। डन?
नेक्स्ट, रिसेंटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसमें 6 मेंबर होते हैं और जिसको हेड कौन करते हैं? आरबीआई के गवर्नर। और आरबीआई के अभी जो 25th नंबर के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है और इस मीटिंग को लीड कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर जब मीटिंग होती है तो उसमें हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, हमारे देश की क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, ये सारी बातों पे चर्चा की जाती है कि आने वाले समय में भारत की ग्रोथ कितनी रहेगी, हमारे देश में इन्फ्लेशन या महंगाई दर क्या रहेगी, इन सब विषयों पे डिस्कशन होता है। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है, उन्होंने हमारा जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा है 6.5%। ये 7th टाइम हो रहा है जब रेपो रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। तो हमने पहला पॉइंट याद रखने वाला है कि रेपो रेट कितना रहेगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6.5%। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे देश की ग्रोथ। जो हमारा अब ये FY25 होगा, फाइनेंशियल ईयर 25, इसमें देश की ग्रोथ कितनी रहेगी? तो 7% प्रिडिक्ट की है आरबीआई ने। ठीक है, नेक्स्ट होता है सीपीआई, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ये हमारे देश में महंगाई दर को बताता है। तो ये जो सीपीआई है ये कितना रहेगा? तो आंसर हो जाएगा 4.5% रहेगा। डन। तो ये 3 डेटा आपको याद रखना है। अब इनकी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो 5 जून, जब एनवायरनमेंट डे हम सेलिब्रेट करेंगे ना, पर्यावरण दिवस, तो 5 जून से 7 जून के बीच में इनकी अगली मीटिंग होगी। तो अगर आपका एग्जाम जून से पहले है तो ये वाला डेटा आप याद रख सकते हैं, और अगर आपका एग्जाम जून के बाद है तो जून में वापस से इनकी मीटिंग होगी। हो सकता है ये डेटा यही रहे, हो सकता है चेंज हो जाए। ठीक है, तब हम देखेंगे। डन। अब यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है जहां पे आपको मिल जाएगा कि रेपो रेट 6.5% है, रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। नेक्स्ट आता है आपका बैंक रेट। तो बैंक रेट है 6.5, एसडीएफ 6.25, एमएसएफ 6.75, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो 4.5 और एसएलआर 18%। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक और बात बोली है कि जो हमारे सोवरियन ग्रीन बॉन्ड होते हैं, तो सोवरियन ग्रीन बॉन्ड को पहली बार गवर्नमेंट लेकर आई थी। कब? आप देखेंगे जनवरी 2023 में। तो इनकी ट्रेडिंग को परमिट किया है कहाँ पर? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो हमारी गिफ्ट सिटी है, वहां पर इन्हें इनकी ट्रेडिंग को परमिट कर दिया गया है। डन। नेक्स्ट, ये कौन है? मनसुख मंडाविया है। ये क्या करते हैं? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर है। इन्होंने कुछ बातें कही हैं, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात इन्होंने कहा है कि अभी प्रेजेंट में हम 30% फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करते हैं, और हमारे जो मेजर इंपोर्टिंग कंट्री है जहां से हम चीजों को या फर्टिलाइजर को मंगाते हैं वो कौन सी है? ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई है। कितना परसेंट है? 30%। हम चाहते हैं कि हम 2025 तक जीरो इंपोर्ट करना शुरू कर दे फर्टिलाइजर का, मतलब इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, हमारे देश में खुद में ही इतने प्लांट और फैक्ट्रीज हो जो फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करे कि हमें किसी दूसरे देश की जरूरत ना पड़े, ऐसा इनका कहना है। तो आप देखेंगे इंडिया टू स्टॉप इंपोर्टिंग यूरिया बाय द एंड ऑफ 2025, ऐसा इन्होंने कहा है कि भारत आयात करना बंद कर देगी फर्टिलाइजर को 2025 तक, क्योंकि हम अपने देश में ही इसे तैयार करेंगे। कई सारे फर्टिलाइजर प्लांट ओपन करने का प्लान है। क्लियर है? अब इन्होंने इस पूरे डिस्कशन में एक और बात कही, किसके बारे में? डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बारे में। इन्होंने कहा, क्या कहा कि हमने न्यू यूरिया पॉलिसी 2015, न्यू यूरिया पॉलिसी 2015 में हम लेकर आए थे, और इसके अंदर हमने जो 5 हमारे फर्टिलाइजर प्लांट थे जो क्लोज्ड हो गए थे उनको रिवाइज किया, उनको वापस से रीओपन करने का काम किया। उन 5 में से 4 ऑलरेडी रिवाइव हो चुके हैं, 4 ऑलरेडी ओपन हो गए, एक और को हम बहुत जल्दी रिवाइव करेंगे। कौन कौन से थे वो 5? तो आप देखिए, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, फिर है आपका रामागुंडम इन तेलंगाना, तालचेर इन उड़ीसा, नेक्स्ट है बरूनी इन बिहार एंड सिंदरी इन झारखंड। ये हमारे देश में कुछ प्लांट है जहां पर यूरिया का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? अब इसके अलावा इफ्को की बात भी की गई कि इफ्को मतलब इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड हमारे देश में 3, हमारे कंट्री में 3 नैनो यूरिया प्लांट को ऑपरेशनल करता है, ऑपरेट करता है। वो 3 नैनो यूरिया प्लांट कौन से हैं? तो कालोल गुजरात में, नेक्स्ट है फूलपुर एंड अनोला इन उत्तर प्रदेश में, और इनकी टोटल कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो ये 17 करोड़ बॉटल्स को रेडी करते हैं। तो इन 3 प्लांट से नैनो यूरिया की 17 करोड़ बॉटल रेडी होती है, और हर एक बॉटल कितनी बड़ी होती है? तो 500 ml की बॉटल होती है। तो ये जो 500 ml की नैनो यूरिया की बॉटल है ये इक्विवेलेंट या बराबर है
45 kg कन्वेंशनल यूरिया, जो किसान भाई लोग आज के समय में जिस यूरिया का इस्तेमाल करते हैं उसका 45 kg बराबर है आपकी केवल 500 ml की नैनो यूरिया के बराबर। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो 20 से 25 लाख टन कन्वेंशनल यूरिया है उसको हम रिप्लेस कर दे किसके साथ, नैनो लिक्विड यूरिया के साथ, ऐसा इन्होंने कहा है। डन। नेक्स्ट, अब अडानी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी बिकम्स फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू सरपास 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हमारे देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी अचीव कर ली है, इतना प्रोडक्शन कर लिया है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो या फिर हाइब्रिड एनर्जी हो। टोटल इनका जो कंप्लीट आप देखेंगे अचीवमेंट कितना है, 10,000 मेगावाट इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव कर ली है। लेकिन इनका टारगेट है कि 2030 तक हम 45,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करेंगे। अभी जो 10,000 मेगावाट इन्होंने पोर्टफोलियो अचीव किया है इसमें सोलर एनर्जी कितनी है, तो 7,393 सोलर एनर्जी है, 1,400 मेगावाट विंड एनर्जी है और 2,100 मेगावाट आपको हाइब्रिड एनर्जी देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहा है, कहां पर, गुजरात में, जिसकी कैपेसिटी 30,000 मेगावाट की होगी और ये 538 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में तैयार किया जाएगा। जान, अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी तो बन सकता है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 10,000 मेगावाट ऑपरेशनल पोर्टफोलियो अचीव कर लिया है, इतनी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। अभी जो पोर्टफोलियो है इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और आपका हाइब्रिड एनर्जी का कितना कितना शेयर है। ठीक है, तो देखेंगे जैसा कि मैंने बताया था 7,300 मेगावाट के आसपास सोलर एनर्जी है, फिर 1,400 के आसपास आपकी विंड एनर्जी है और रिमेनिंग 2,100 मेगावाट आपकी विंड सोलर हाइब्रिड कैपेसिटी मिल जाएगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया टॉप डोप ऑफेंडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द बाडा। जैसे हमारे देश में एक बॉडी है जिसका नाम है नाडा, जिसका मतलब क्या होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में काम करती है बाडा। ठीक है, बाडा का मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। बाडा का फॉर्मेशन 1999 में हुआ था और मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। मॉन्ट्रियल वही जगह है जहां पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था, याद आया, ओजोन से रिलेटेड। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपके लिए तो वीवीआईपी टॉपिक है, रट के जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो बाडा ने एक रिपोर्ट रिलीज की है और इन्होंने कहा कि हर एक देश के कई सारे लोगों का हमने सैंपल कलेक्ट किया और उसमें जांच की, उनके यूरिन की, उनके ब्लड सैंपल की हमने चेकिंग करी और पता लगाया कि किसने डोपिंग, मतलब कौन सा ऐसे एथलीट है जिन्होंने डोपिंग की थी। अब डोपिंग क्या होता है, तो सम टाइम जो एथलीट या स्पोर्ट पर्सन होते हैं वो कुछ इलीगल सब्सटेंस या फिर आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल एंड इलीगल सब्सटेंस को कंज्यूम करते हैं टू गेन एन एडवांटेज ओवर अदर इन अ स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। और ये डोपिंग गलत बात है। अगर कोई ऐसा प्लेयर है जिसकी ब्लड की टेस्टिंग हुई है या उसके यूरिन की टेस्टिंग हुई है और डोपिंग पाई गई, मतलब ऐसा पाया गया कि उसने इलीगल सब्सटेंस का इस्तेमाल किया है, तो उसे हम बैन कर देते हैं। और ये काम कौन करता है, आंसर है बाडा करता है। तो बाडा ने कहा है कि जो यहाँ पर इंडिया है वो टॉप है ऑफेंडिंग कंट्री में, मतलब इंडिया में टोटल 3,865 सैंपल का कलेक्शन किया गया, उनकी टेस्टिंग की गई और इंडिया में 125 ऐसे एथलीट पाए गए जिन्होंने इन सब्सटेंस का इस्तेमाल किया था, विच इज 3.2%। तो इंडिया यहाँ पे क्या है, टॉप पर है। सेकेंड नंबर पे कौन है, तो सेकेंड नंबर पे साउथ अफ्रीका है 2.9% और थर्ड प्लेस पे कजाकिस्तान है विथ 1.9%। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे देश में तो लगभग 3,800 सैंपल्स ही कलेक्ट किए गए थे और 3,800 में ही आपको 125 ऐसे केसेस मिल गए जिसमें आपने ऑफेंड किया, मतलब जिसमें डोपिंग का इस्तेमाल हुआ है, विच इज 3.2%। लेकिन आप देख पा रहे हो कि चाइना में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेस्टिंग कहाँ हुई है, तो चाइना में हुई है 19,228 और यहाँ पर केसेस कितने हैं, 0.2% ओनली। ठीक है। नेक्स्ट,
अब इनके बारे में बात करते हैं। इनका नाम है सरा, ठीक है। WHO ने इनको तैयार किया है, आप देख पा रहे हैं। और एक AI बेस्ड हेल्थ प्रमोटर है, ठीक है। AI बेस्ड हेल्थ प्रमोटर है। आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो WHO अनवील सरा इट फर्स्ट AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली ये लोगों को हेल्थ एडवाइस देना, हेल्थ के लिए गाइडेंस करना। आजकल जो मार्केट में बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं ना, डायबिटीज़ के, हार्ट अटैक के या कैंसर के, तो उसके रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। आपको कोई मेंटल स्ट्रेस है, उसके रिगार्डिंग आपको किसी से कंसल्ट करना है, तो उसको इस तरीके से मॉडल किया गया है, डिज़ाइन किया है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। और ये 24/7 अवेलेबल रहेगी और 8 अलग अलग लैंग्वेज में, 8 डिफरेंट लैंग्वेज में आपको आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने में कैपेबल है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड एन एडिशनल टूल फॉर पीपल टू रियलाइज देयर राइट टू हेल्थ, ठीक है। इसको इस तरीके से ट्रेन किया गया है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अक्रॉस मेजर हेल्थ टॉपिक इंक्लूडिंग हेल्दी हैबिट्स, कौन सी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ, टू हेल्प पीपल ऑप्टिमाइज देयर हेल्थ एंड वेलबींग जर्नी. It also can support people in developing better understanding of risk factor for some leading cause of death in the world, जैसे कि कैंसर, हार्ट डिसीज, लंग डिसीज एटसेट्रा. डन. नेक्स्ट बात करेंगे हम आकाश तीर के बारे में. ये है आकाश तीर. ये जो वैन दिखाई दे रही है ना, यही आकाश तीर है और इसको डेवलप किया है BEL, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, अंडर द पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत. तो आकाश तीर डिप्लॉय टू स्ट्रेंथ आर्मीज एयर डिफेंस, ठीक है. अब आकाश तीर को डिप्लॉय किया गया है रिसेंटली, कहां पर? आंसर हो जाएगा BEL गाजियाबाद में. ये इसका पहला फेज है. और ये क्या है? आपका एक एयर डिफेंसिव सिस्टम है. ये क्या करेगा? हमारी इंडियन आर्मी को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. कोई एरियल टारगेट है, कोई ड्रोन है, कोई मिसाइल है, तो उनको वो डिटेक्ट करेगा, जिससे हम अपनी ट्रूप को, अपने असेट को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा सकते हैं. तो इंडियन आर्मी को और स्ट्रेंथ करने के लिए, उनको और पावर देने के लिए पहला बैच आकाश तीर का लॉन्च किया गया है, डिप्लॉय किया गया है, ठीक है. इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए कि हमने 2024 को, मतलब आर्मी ने 2024 को डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन. मतलब कई सारी टेक्नोलॉजी को हम इंडियन आर्मी में इंडक्ट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर ईयर में. डन. नेक्स्ट, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट प्रोजेक्ट फॉर टेस्ट सेंटर इन वेस्ट बंगाल. आप लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे, जब भी हमारी कोई मिसाइल टेस्टिंग होती है, नए वेपन्स की टेस्टिंग होती है, तो हम एक जगह के बारे में सुनते हैं, हमारी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज. कहाँ पर? उड़ीसा के चांदीपुर में. सुना होगा आप लोगों ने चांदीपुर रेंज के बारे में. ये है चांदीपुर, ठीक है. और ये भी आपको कहाँ पर मिलेगा? ये बे ऑफ बंगाल में. हम यहाँ पर एक सेकेंड इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज रेडी कर रहे हैं. कहाँ पर हो जाएगा? वेस्ट बंगाल में. तो DRDO से रेडी कर रहा है, जिससे हम स्मॉल वेपन सिस्टम को यहाँ पे टेस्ट कर सकेंगे. और इसको लगभग 8.73 आप एकड़ जमीन में इसको रेडी किया जाएगा, ठीक है. कहाँ पर? झुनपुट विलेज इन वेस्ट बंगाल. तो ये आप याद रखेंगे, झुनपुट विलेज वेस्ट बंगाल में हमारी नई इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज को रेडी किया जा रहा है बाय द DRDO. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रोमानिया से. सो रोमानिया अनवील वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर. वर्ल्ड का सबसे पावरफुल लेजर रिसेंटली रोमानिया ने अनवील किया है, लॉन्च किया है. और इस लेजर सिस्टम को ऑपरेट कौन कर रहा है? तो फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है थेल्स. तो फ्रांस की ये कंपनी इसे ऑपरेट करने वाली है और इसका इस्तेमाल हेल्थ केयर में और स्पेस सेक्टर में किया जाएगा. अब यहाँ पे जो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेजर बनाया है रोमानिया ने, ये किसका वर्क है? तो यहाँ पर 2018 में 2 पर्सन थे जिनको फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था. कौन कौन से नाम है? आंसर हो जाएगा जेरार्ड मोरियो एंड डोना स्टिकलैंड. इन्होंने एक थ्योरी, एक सिस्टम तैयार किया था जिसका नाम है चिप्ड पल्स एम्प्लीफिकेशन, और इसी से इस लेजर सिस्टम को डिजाइन एंड डेवलप किया गया है. नेक्स्ट बात करते हैं हम जिम्बाब्वे के बारे में. आप सभी लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप लोग एक इफेक्ट के बारे में जरूर सुनते हैं जिसका नाम है
अल नीनो इफेक्ट, जिसके कारण समटाइम रेनफॉल में कमी आती है और बहुत सारे एरिया में ड्रॉट जैसी या सूखा जैसी समस्या हो जाती है। और ये समस्या अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कई सारे देश जैसे कि जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी में देखने को मिल रही है। बारिश की कमी होने के कारण लगभग 80% एरिया कंट्री का अफेक्टेड है। जब रेनफॉल नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कल्टीवेशन भी कम होगा, आपके पास फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्रिटिकल फूड शॉर्टेज हो गई है। कहाँ पर? आंसर है जिम्बाब्वे में, जिसके कारण जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमें अर्जेंटली $2 बिलियन रुपए का सपोर्ट चाहिए है, जिससे हम इस क्रिटिकल फूड शॉर्टेज को कम कर सके। और जिम्बाब्वे ने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ डिजास्टर ओवर द डिवास्टेटिंग ड्रॉट। सूखे के कारण यहाँ पे एक तरीके से इमरजेंसी की कंडीशन डिक्लेयर की है। किसने? जिम्बाब्वे ने। सी कैंप डेवलप्स न्यू ऑप्टी-ड्रॉप प्लेटफॉर्म टू स्टडी सिंगल सेल। ये है ऑप्टी-ड्रॉप प्लेटफॉर्म जिसको सी कैंप ने तैयार किया है और ये सिंगल सेल की स्टडी करने में कैपेबल है और बहुत ही इजी वे में और बहुत ही चीपर तरीके से, सस्ते तरीके से ये सिंगल सेल की स्टडी करने में सक्षम है। ठीक है, नाम क्या है इसका? आप देख पाएंगे एंटी ड्रॉप इसका नाम है। इसका इस्तेमाल हम देखेंगे अलग अलग प्रकार की जो जांच होती है, एग्रीकल्चर फील्ड हो गई और एनिमल हेल्थ फील्ड में इसका इस्तेमाल फ्यूचर में किया जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो देखो, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म, सी कैंप बेंगलुरु ने बेसिकली इस डिस्कवरी को किया है, इसे डेवलप किया है। ये इनिशिएटिव किसका था? तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एट इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस का ये कंबाइंड प्रोजेक्ट था। सी कैंप का फॉर्मेशन 2009 में किया गया था और ये एक इनोवेशन हब है जो भारत में अलग अलग फील्ड में इनोवेशन करता है, स्पेशली इन बायोसाइंस। ओके, नेक्स्ट चलिए अब बात करेंगे, ये है EVI, द वर्ल्ड फर्स्ट कन्वर्सेशनल AI विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। आप लोग ने वो रोबोट मूवी देखी है रजनीकांत की? उसमें पहले एक रोबोट रहते हैं रजनीकांत, उसके उनमें कोई इमोशन नहीं होते, बाद में उनमें फर्दर डेवलपमेंट करके इमोशंस आ जाते हैं, देखा होगा आपने। वैसे ही कुछ एक कहानी है। यहाँ पर ये जो देख रही हैं आपको EVI या एक जो रोबोट आपको दिखाई दे रही है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस लेस है, मतलब ये हमारी जो पिच है या टोन है उसको समझ सकती है कि हम सॉफ्टली बात कर रहे हैं या गुस्से में बात कर रहे हैं। तो इट कैन डेसिफर टोन्स, ठीक है, हमारे वर्ड्स को समझ सकती है, हमारे इमोशन को भी समझ सकती है और इंटरेक्टिव तरीके से हमसे क्वालिटी इंटरेक्शन भी कर सकती है। ठीक है, क्या नाम है इसका? EVI मतलब एम्फेटिक वॉइस इंटरफेस, और ये वर्ल्ड की पहली कन्वर्सेशनल AI है विद इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको रेडी किसने किया है? तो इसको रेडी किया है ह्यूम ने। ठीक है, ह्यूम एक रिसर्च लैब है, कहां पर? न्यूयॉर्क में, और इसने इसे रेडी करने का काम किया है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रत्यूष के बारे में, प्रत्यूष टेलीस्कोप। ठीक है, अब यहाँ पे जो अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि हम चंद्रमा पे, मून पे और मून की ऑर्बिट पे टेलीस्कोप भेजेंगे, मतलब मून की सरफेस पे और मून के ऑर्बिट में हम टेलीस्कोप को भेजेंगे। और उसमें ही इंडिया भी है, इंडिया भी अपना एक रेडियो टेलीस्कोप भेज रहा है। कहाँ पर? मून की ऑर्बिट में और फिर उसके बाद मून की सरफेस में, जिसका नाम क्या है? प्रत्यूष। इसीलिए हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पोस्टिंग हाई रेजोल्यूशन telescope on the moon and its orbit around it, including one from India is called the प्रत्यूष। तो फुल फॉर्म क्या है हमारे इस रेडियो टेलीस्कोप का? प्रत्यूष का फुल फॉर्म क्या है? तो आप यहाँ देखेंगे, प्रोबिंग रीआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसको रेडी किसने किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे रेडी किया है बेंगलुरु में। और इसको सहयोग किसने किया है? विद द कोलैबोरेशन ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पहले फेज में हम इसे अर्थ की ऑर्बिट में भेजेंगे, फिर सही समय आने पर थ्रस्ट देकर इसे मून की ऑर्बिट पे पहुंचाएंगे और फिर उसके बाद मून की सरफेस पे हम अपने इस रेडियो टेलीस्कोप को पहुंचाने का काम करेंगे। क्लियर हुआ इतनी चीजें? ठीक है, अब ये करेगा क्या? तो इट विल बी डिटेक्ट सिग्नल फ्रॉम द फर्स्ट स्टार एंड द गैलेक्सीज। तो हमारा पहला स्टार कैसे बना, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, स्टार को लाइट कैसे मिलती है, डिफरेंट कॉस्मिक रेज, जो डार्क स्पेस में बहुत सारी रेडियो एनर्जी या रेडियो वेव्स होती हैं, उनको, उन नॉइज को कैप्चर करने का काम। ठीक है, पहले स्टार का नेचर क्या था, मतलब ये सारे पैरामीटर को रिसर्च करने के लिए ये रेडियो टेलीस्कोप यूजफुल होगा। डन। तो अब बात कर लेते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन ये है,
इंडिया अपनी पहली प्राइवेटली मैनेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोकेमिकल रिजर्व को किस ईयर तक रेडी कर लेगा? ठीक है, तो मैंने कल इसके बारे में बात किया था, 2930 तक इसे रेडी कर लिया जाएगा। कहां पर? पदूर में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर कुछ समय पहले हमने एक टीवी रिपोर्ट पे डिस्कशन किया था, टीवी रिपोर्ट 2024, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि आउट ऑफ टोटल टीवी केसेस नोटिफाई इन 2023 में हमारे देश में जितने भी टीवी केसेस हैं उनमें 60% मैन है और रिमेनिंग 40% अप्रोक्सीमेटली फीमेल टीवी केसेस की विक्टिम है। ठीक है, नेक्स्ट है मेजॉरिटी केसेस आर स्टिल रिपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर। अधिकतर केसेस जो है वो गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर में रिपोर्ट किए गए हैं। अब बात करते हैं मॉर्टेलिटी रेट, मतलब मृत्यु दर। टीवी के कारण ये जो मॉर्टेलिटी रेट होता था ये ड्रॉप हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। 2021 में ये 4.9 लाख था और अब ये 3.2 लाख हो गया है 2024 में। नेक्स्ट है नियरली 80% केसेस रिपोर्टेड इन 2023 केम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। लगभग 80% केसेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर से हैं। ये 4 स्टेटमेंट है, केवल इतना पूछा गया है कि इनकरेक्ट क्या है, तो बाकी सब तो मामला सही है। यहाँ पर ये जो है ना प्राइवेट सेक्टर वाला, तो प्राइवेट सेक्टर से 30% केसेस है, ना कि 80%। तो याद करो मैंने इस रिपोर्ट के साथ इस टेबल को भी दिखाया था आपको। तो हमारे देश में एस्टिमेटेड जो टीबी केसेस है वो कितने हैं? 27.8 लाख है। प्राइवेट सेक्टर के केसेस आप देखेंगे 8.4 लाख है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 32% के आसपास है। और एस्टिमेटेड मॉर्टेलिटी रेट कितना है? 3.2 लाख है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली सेकेंड वर्जन ऑनलाइन सिस्टम का लॉन्च किया है सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, जो कि कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करने का एक मैकेनिज्म है। इसका नाम क्या है? सिंपल शब्दों में ये पूछा जा रहा है। तो मैंने डिस्कस किया था अबाउट द स्कोर 2.0, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कोंकण रेलवे का कौन अपॉइंट हुआ है? आंसर है संतोष कुमार झा। डन। नेक्स्ट, recently President of India launched India's first home ground gene therapy for cancer at which place? Recently कहां पर इंडिया का पहला जीन थेरेपी सेंटर लॉन्च किया गया है? मैंने आपको सीआरटी टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया था अगर आपको याद हो। टी सेल के बारे में हमने चर्चा की थी, कहां पर? आईआईटी बॉम्बे में। नेक्स्ट बात करते हैं माई CGHS ऐप को रिसेंटली iOS डिवाइस के लिए लॉन्च किया गया है। ये एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब NHAI ने वन व्हीकल वन फास्टैग को फोर्स में लाया है। 1 अप्रैल 2024 से अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में वन व्हीकल वन फास्टैग पॉलिसी को लेकर आया गया है। इसका मकसद क्या है? इसका एम यह है कि डिस्करेज यूज ऑफ सिंगल फास्टैग फॉर द मल्टीपल व्हीकल, मतलब बहुत सारे लोग एक सिंगल फास्टैग को मल्टीपल व्हीकल में और मल्टीपल फास्टैग का इस्तेमाल सिंगल व्हीकल के लिए कर रहे थे। तो इस तरीके का ना हो, एक व्हीकल के लिए एक फास्टैग हो, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है 1 अप्रैल को। अभी जो फास्टैग है इसको किसने डेवलप किया है? तो फास्टैग को डेवलप किया है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया ने। 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और 2019 में हर एक व्हीकल के लिए से मैंडेटरी कर दिया था। डेवलप बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और उसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है। वैलिडिटी 5 सालों के लिए होती है और इसमें RFID टेक्नोलॉजी मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अभी WHO की वही कहानी है जो आज हमने डिस्कस की है। तो WHO ने रिसेंटली एक हेल्थ प्रमोटर प्रोटोटाइप लॉन्च किया है AI बेस्ड। उसका नाम क्या है? तो याद आया, सरा नाम है उसका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बी बिल्ड बाय 2029-30? कौन से स्टेट में उसे बिल्ड किया जाएगा? और अगर आपको पता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी तो आप कैपेसिटी को भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप आज के करंट अफेयर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो बिल्कुल आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइए और टेलीग्राम में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और जाते जाते अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो करना बनती है कि लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एकदम जैसे कि रायता फैल जाता है ना, रायते की तरह लिंक को फैला दो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके।
और वो भी हमारे करंट अफेयर्स को एंजॉय कर पाए। ओके, सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।